नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें पहली खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर 29 सितंबर के ओपिनियन पोल का नतीजा आ गया है और महागठबंधन को मिल सकती है 180 से ज़्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस की। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग पासवान का भाजपा को अल्टीमेटम। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आयोग की टीम आज तैयारियों की समीक्षा और राजनीतिक दलों से करेगी बिहार में मीटिंग। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी नीतीश कुमार और ऑप्शन डी कोई अन्य, कोई और। जी हाँ दोस्तों, ABCD में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों अपने नेता को समर्थन दें। और हम ऐसे ही आपके लिए ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, तो हर एक ओपिनियन पोल के नतीजों के लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल, तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इस बीच हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए तेजस्वी सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं। इस रेस में एलजेपी नेता चिराग पासवान दूसरे स्थान पर हैं और इस बार बिहार में नीतीश कुमार को नकार दिया है। आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जेडीयू और बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी महागठबंधन को 180 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को 30 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खातों में 10 प्लस सीटें जा सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग पासवान का भाजपा को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान दिखने लगा है। एनडीए में सीट बंटवारे में देर से लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार शाम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। चिराग ने नड्डा से सीट शेयरिंग को लेकर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि देर होने पर उन्होंने 143 सीटों पर लड़ने की बात कही है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतार देंगे कैंडिडेट। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने उन सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कही है जहां जेडीयू का कैंडिडेट होगा। अगर सीटों का बंटवारा करने में देरी होती और एलजेपी की मांगे नहीं मानी जाती तो पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी एलजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, आयोग की टीम आज तैयारियों की समीक्षा और राजनीतिक दलों से करेगी मीटिंग। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा बिहार चुनाव तैयारियों की पूरी समीक्षा करेंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम आई है, चुनाव की तैयारियों की पूरी समीक्षा करेंगे। मंगलवार को श्री अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग के 2 सदस्यों सुशील चंद्र और राजीव कुमार के साथ चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर 6 बजे शाम में पटना पहुंची। इसके बाद स्थानीय होटल में करीब 2 घंटे तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास एवं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र कुमार व अपर पुलिस महानिदेशक अभियान सुनील खोपड़े के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में CEO श्रीनिवास ने आम चुनाव की प्रेजेंटेशन और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों, चुनाव पूर्व लगाए गए अभियानों की प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अरोड़ा पटना के अलावा गुरुवार को गया में भी चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं आयोग की टीम बुधवार को राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव से संबंधित जानकारी को लेकर बैठक करेगी और उनसे सुझाव प्राप्त करेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय होटल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठक होगी। इसके बाद चुनाव को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक होगी। दोपहर बाद 3 बजे से आयोग की टीम 26 जिलों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। यह समीक्षा रात 8 बजे तक चलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 अक्टूबर को कांग्रेस करेगी किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन, देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि विधेयकों के विरोध में कांग्रेस 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन करेगी। इन प्रदर्शनों में देश भर के हर विधानसभा और जिला मुख्यालयों पर धरने और मार्च होंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों से अपील की है कि वे कानून पारित करके इन अत्याचारी विधानों को दरकिनार करने की संभावनाएं तलाशें
ताकि केंद्र द्वारा किसानों पर हो रहे घोर अन्याय को रोका जा सके। कांग्रेस ने कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ सोमवार को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा कि वे इन कानूनों को निष्प्रभावी करने के मकसद से अपने यहाँ कानून पारित करने की संभावनाओं पर विचार करें। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोनिया ने कांग्रेस शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे संविधान के अनुच्छेद 254A के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें। वेणुगोपाल ने कहा यह अनुच्छेद इन कृषि विरोधी एवं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने वाले केंद्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य विधानसभाओं को कानून पारित करने का अधिकार देता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकारें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर सोमवार को सरकार पर फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसानों की आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। उन्होंने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मान है, उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यहाँ इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस राज्य सरकारें उठाने जा रहे ये कदम, मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मूड बनाया है। एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा है कि वे इस कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए स्वयं कानून पारित करने की संभावना पर विचार करें। पार्टी अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकारों से कहा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत कानून पारित करें। पंजाब सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून का पहले से ही कड़ा विरोध हो रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शुरू से उठाए जा रहे इन कदमों का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही थी। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने जिस लेख को संदर्भित किया है वह विधानसभाओं को राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने वाले केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए कानून पारित करने की अनुमति देता है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह कदम कांग्रेस शासित राज्यों में कृषि संबंधी कानूनों को खारिज करने और किसान विरोधी प्रावधानों को दरकिनार करने में सफल होगा। इससे इन राज्यों के किसानों को काफी राहत मिलेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा द्वारा किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है और कांग्रेस शासित सरकारों की ओर से एक नया कानून पारित करने के बाद राज्यों के किसानों को इस अन्याय से मुक्ति मिलेगी। वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस सरकारें काम कर रही हैं। इनके अलावा कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का हिस्सा है। इन राज्यों में 1.5 करोड़ से अधिक किसान रहते हैं। कांग्रेस सरकारों के इस कदम से कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच एक नई जंग शुरू हो सकती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसानों से संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। राज्यसभा में इन विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्ष की ओर से काफी हंगामा हुआ, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस, एम्स की रिपोर्ट पर बोली कांग्रेस, बीजेपी का मुंह काला, महाराष्ट्र का अपमान किया। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा है। आज तक के पास एम्स की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों से खबर है कि रिपोर्ट में सुशांत के विसरा में जहर नहीं मिला है। साथ ही रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को क्लीन चिट नहीं देने का जिक्र है। रिपोर्ट में कूपर अस्पताल की जांच को और विस्तार से देखने की जरूरत बताई गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अब एम्स का रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी का मुंह पूरी तरह से काला हो चुका है। बीजेपी का षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस ऐसे ही नहीं मिली। मुंबई पुलिस को जिस घिनौने तरीके से बदनाम किया गया, महाराष्ट्र का अपमान किया गया, बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी का मुंह काला होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिक इस्तेमाल करने का पाप बीजेपी को महंगा पड़ेगा। 3 एजेंसियों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में लाया गया। सीआरपीसी और संघ राज्य प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई। बिहार पुलिस का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर लांछन लगाए गए। मोदी सरकार पुरस्कृत गोदी मीडिया ट्रायल की हम भर्त्सना करते हैं। गौरतलब है कि सुशांत केस की सबसे पहली जांच मुंबई पुलिस ने की थी, लेकिन सुशांत के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद सीबीआई जांच चल रही है। सुशांत के परिवार की तरफ से उनके फैमिली वकील विकास सिंह ने सुशांत को मौत से पहले जहर दिए जाने की आशंका जताई थी, लेकिन अब एम्स की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि सुशांत को किसी तरह का जहर नहीं दिया गया था।
सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती को इस केस में मुख्य आरोपी बताया है। सुशांत केस की 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण कब तक पूरा होगा, इस बात की जानकारी केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मास्क तथा सैनिटाइजर पर ICMR की गाइडलाइन से अवगत कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाजार में घटिया मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री की शिकायत पर मांगी है। दरअसल कोरोना वायरस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वैक्सीन का परीक्षण कब तक पूरा होगा और यह वैक्सीन जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि देश में 3 माह तक सफलतापूर्वक लॉकडाउन लागू कराने वाली पुलिस अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि थाने के बाहर पुलिस के कई लोग स्वयं मास्क नहीं पहन रहे हैं। जब से SSP ने जिलों में टास्क फोर्स गठित किया, सिविल पुलिस गाइडलाइन लागू कराने में रुचि नहीं ले रही है। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस वाले ही नहीं पहनेंगे तो जनता को कैसे बाध्य करेंगे। कहा कि जिन देशों में मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू किया गया है, वहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कमी आई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।